हो गया। हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मैथ्स का पेपर आप लोगों को 10th को, और आप लोगों के पास अब बचे हैं 6 डेज। ठीक है, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट भी कर लिए होंगे। मेरे को लगता है कि जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उनका एक बार क्विक रिवीजन होना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे कि पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री। इन चैप्टर्स में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। पर कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि ट्राइंगल्स, सर्कल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये करूंगा कि अभी जो रेस्ट ऑफ द डेज बचे हैं उसमें हर चैप्टर के थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरली एग्जाम्स में आ जाते हैं, जिन्हें हम पीवाईक्यूज भी बोल सकते हैं, ये सारे मैं आप लोगों के प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे आपका इन क्वेश्चंस के ऊपर अच्छा कमांड हो जाएगा। और इनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करने में, और आप नए क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। टेंजेंट्स चैप्टर लिया हम लोगों ने। टेंजेंट्स चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बेसिक्स आप सबको पता होंगे। टेंजेंट चैप्टर के जो बेसिक्स होते हैं बच्चों, आप सबने पढ़ रखे हैं। सबसे पहली बात, इसमें एक थ्योरम होती है। इस थ्योरम में अगर ये सेंटर है बच्चों और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, किससे? टेंजेंट से। सबको पता है टेंजेंट है। तो इनको जब आप ज्वाइन करते हो ओ, ए और बी, तो यहां पर ये एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री। इसको हम थ्योरम 1 के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है ये थ्योरम? इस थ्योरम में ये बोलते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पीओसी, इसको हम बोलते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा टेंजेंट के, आप सबको पता है ये टेंजेंट है, जो सर्कल को टच करते हुए जा रहा होता है, वो हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस वाली थ्योरम का बहुत यूज होना है इस चैप्टर में। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन होंगे इसमें? जैसे कि अगर आपको यहां पर ये 4 दे रखा है, ठीक है, और ये 3 दे रखा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकाल सकते हो। तो ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बट मैं इतने छोटे और इजी क्वेश्चंस करने के लिए इस क्लास को नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस ले रहा हूं यहां पर जो प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए। ये सब सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी, आरडी, आरएस, एमएल सबसे मैंने कंक्लूड करके इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करा है, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर सकते हो आप। कहता है इफ एबी एंड एसी इक्वल है। एक ट्राइंगल दे रखा है इस फिगर में, आप देख रहे हो, जिसमें सर्कल अंदर है, और इसमें आपको प्रूव करना है कि बीई इज इक्वल्स टू ईसी। बीई इज इक्वल्स टू ईसी। उस ट्राइंगल में, इसमें शायद डायग्राम में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर ई और सी नहीं दिख रहा है, पी क्यू आर दे रखा है। बट कोई बात नहीं, हम इसके भी आप पे बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। इसमें हमें ये दे रखा है ए, ये बी और ये सी। ठीक है बेटा, और इसमें ये भी गिवन है हमारे पास कि ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ए बी किसके इक्वल है बच्चों? ए सी के। सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल शोन इन द फिगर, प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पीओसी। बेस किससे बाइसेक्ट हो रहा है बच्चों? पीओसी से। बेस हमारा क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है, ये हमें बताना है यहां पर। तो ए बी अगर ए सी के इक्वल होगा तो हमें ये प्रूव करना है। अगर सपोज करो ये पॉइंट हमने ले लिया ई, तो आपको प्रूव करना है बीई इक्वल्स टू ईसी। बीई किसके इक्वल होगा बच्चों? ईसी के। ये आपको प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को डी ले लो और इस पॉइंट को एफ ले लो, ठीक है, आपको एक थ्योरम हमेशा याद रहनी चाहिए इसकी, जिसका बहुत यूज होता है यहां पर इस चैप्टर में, कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अगर बच्चों ये एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, राइट, और ये एक टेंजेंट जा रहा है पी क्यू और एक टेंजेंट जा रहा है पी आर, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा? पी आर के। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप बहुत जगह इस चैप्टर में यूज करोगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, इस चैप्टर में बहुत जगह इसका यूज होगा। यहां पर इसीलिए एडी किसके इक्वल हो गया बच्चों? ए एफ के इक्वल। ठीक है, इसको आप 1 इक्वेशन ले लो। देन बीसी इज इक्वल टू सी, बीसी इक्वल टू बीई हो जाएगा। टेंजेंट फ्रॉम बी, कहां से टेंजेंट हो गया? ये बी से। ये कहां से टेंजेंट हो गया? ए से। ये कहां से टेंजेंट हो गया? सी से। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा सीई इज इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, दिख रहा है सबको? एडी एफ के इक्वल हो गया, बीसी बी एफ, बी के इक्वल हो गया, सी एफ के इक्वल हो गया। सब में हमने क्या यूज करा? टेंजेंट फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं हम इसको, टेंजेंट फ्रॉम ए, बी और सी, तीनों से हमारे टेंजेंट आ गए।
ठीक है। अब एक गिवन रिलेशन थी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो क्या करोगे आप इसको ए बी और ए सी को स्प्लिट करोगे, ब्रेक करोगे। किस में ब्रेक होगा ए बी और ए सी बच्चों? ए बी ब्रेक हो जाएगा एडी और डीबी में, एडी और बीडी में, और एसी ब्रेक हो जाएगा एएफ और सीएफ में, ठीक है। अब ऊपर से कोई हेल्प मिलके कैंसिल हो सकते हैं, जरा देखो ध्यान से, ऊपर से कौन सी चीज कैंसिल हो सकती है? हमने फर्स्ट को अगर यूटिलाइज करा, किसको यूटिलाइज करा बच्चों? फर्स्ट को। तो फर्स्ट में हमें ये दिख रहा है यहां पर कि एडी और एएफ इक्वल है, तो आप इनको क्या कर सकते हो? आप इनको कैंसिल कर सकते हो, एडी इक्वल टू एएफ। रिजल्ट क्या बचा? बीडी इज इक्वल टू सीएफ। पर क्या ये हमारे प्रूफ से मैच हुआ? बताओ बच्चों, क्या ये हमारे प्रूफ से मैच हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहां पर बीई और सी चाहिए। बट अगर आप ऊपर ध्यान से देखो 2 और 3, यहां तो आप लिख दोगे रिजल्ट, यहां तो आप लिख दोगे रिजल्ट फ्रॉम 1, यहां लिख दोगे फ्रॉम 2 एंड 3। क्या आया 2 और 3 से? बीडी की जगह कौन आ गया बच्चों? ये बीसी नहीं होगा, ये बी डी होगा। एक्चुअली ये सी लिखा हुआ तो मैंने ये पकड़ लिया, ये डी होगा। तो बी डी इक्वल्स टू बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? बी डी की जगह पे बीई, और इस सीएफ की जगह क्या आ जाएगा? सीएफ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? ये डी था, बीडी की जगह आ गया बीई, और सीएफ की जगह क्या आ गया? सीई। और ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें बस आपको किसका यूज करना था? टेंजेंट फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट ए बी सी, और ये जो चीज गिवन थी, ये बच्चों गिवन था, तो आपने इसको क्या कर दिया? यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। गिवन वाली चीज को आपने क्या कर दिया बच्चों? स्प्लिट कर दिया, और ये इजिली हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको? किसी कोई डाउट? इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। देखो, आप कोई भी प्रूविंग क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो आप प्रूफ को थोड़ा ध्यान में रख के जाओ, जिससे अगर वो क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो आपका कभी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों? तो यहां पर ये इस क्वेश्चन में कह रहा है, अब इसमें डायग्राम गिवन नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, तो यहां पर हमें यह बोल रहा है कि सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इन्होंने ये कंडीशन दे दी कि एक सर्कल जो है उसमें ट्राइंगल अगर जो आ रहा है तो उसकी साइड बीसी जो है वो टच कर रही है। इफ इट इज ए, ये बी, ये सी, राइट? ऐसा कहना चाह रहे हैं एट पॉइंट पी, और ये पी पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। कहता है ए बी और ए सी को प्रोड्यूस करोगे तो क्यू और आर पे पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे बच्चों? क्यू और आर पे। ठीक है, अब प्रूफ ये कर रहे हैं कि ये जो ए क्यू आ रहा है, सब देख रहे हो प्रूफ में क्या लिखा है? ए क्यू इज हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ए क्यू इज हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये क्वेश्चन सबको आता होगा मेरे ख्याल से, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार करा होगा। ये एनसीईआरटी में तो नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन किस में है? आरडी में है, आरएस में है, एमएल अग्रवाल में भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप यहां पर प्रूफ में क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप प्रूफ में ले लो बेटा ए बी, ये ले लो आप एक्सटर्नल पॉइंट्स। ए ले लो एक्सटर्नल पॉइंट, बी ले लो एक्सटर्नल पॉइंट, और सी ले लो एक्सटर्नल पॉइंट। तो ए क्यू किसके इक्वल हो गया? ए आर के। ए क्यू किसके इक्वल हो गया? ए आर के। दिस इज वन। देन बी क्यू इक्वल टू बीपी, बी क्यू किसके इक्वल हो गया? बीपी के। ठीक है, और सीपी किसके इक्वल हो गया? सी आर के। ये तीन चीजें तो आई गई हमारी। फिर से वही रीजन लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम ए बी और सी। आ रहा समझ में आराम से? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी एज वेल एज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे यहां पर? ए क्यू ए आर के इक्वल, बी क्यू बीपी के इक्वल, सीपी सी आर के इक्वल। तो क्या होगा आगे बच्चों? अब हम स्टार्टिंग करेंगे आरएचएस से। हम इस क्वेश्चन में यूज लेंगे आरएचएस का ए बी सी, और ब्रेक कर देंगे। किसको ब्रेक करेंगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब मुझे ये बताओ कि क्या इसमें कोई चीज ब्रेक हो सकती है? जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या कोई चीज ब्रेक हो सकती है यहां पर? कोई चीज ब्रेक हो सकती है यहां पर? यहां पर ब्रेक हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बीसी। किस में ब्रेक हो सकता है? बीपी और पीसी में। किस में ब्रेक हो सकता है? बीपी और पीसी में। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये, यहां पर आ जाएगा ये हाफ, और ए बी की जगह ए बी रहेगा, और इस बीसी को ब्रेक कर दोगे बीपी और पीसी में। किस में ब्रेक कर दोगे? बीपी और पीसी में। और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? एसी। राइट? इज देयर एनी डाउट?
यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है बच्चों, ये बताओ। हमें आगे ये करना है कि ये जो हमने ऊपर लिया था ना, ये वाला पोर्शन, इसकी मदद लेनी है और इनको रिप्लेस करना है। जैसे ये बीपी है, राइट, इस बीपी को हटा के इसकी जगह लिख दो बीक्यू, इस पीसी की जगह लिख दो सीआर, और फिर देखो क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, ट्राई करके देखो। यहां पर हाफ ए बी एज इट इज रहेगा, बीपी की जगह क्या आ गया, बीपी की जगह आ गया बीक्यू, और पीसी की जगह क्या आ गया सीआर, यहां पर क्या आ गया एसी। ठीक है, जरा ऐड करके देखो कुछ बेनिफिट हो रहा है। ए बी और बी क्यू ऐड होके कितना हो गया, जल्दी बता दो। ए बी और बी क्यू ऐड होके आ गया ए क्यू, बात समझ में आ गई। और सीआर और एसी ऐड होके कितना आ गया, सीआर और एसी ऐड होके आ गया ए आर। ठीक है, हमारा प्रूफ क्या है, जरा उसकी तरफ भी नजर रखो। हमारा प्रूफ है ए क्यू, हमें एलएचएस में कौन चाहिए ए क्यू, तो ए आर को बस हटाना है और ए क्यू हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हाफ ए क्यू और ए आर की जगह भी क्या लिख देंगे ए क्यू। ये कहां से आया बच्चों, फ्रॉम 1। देखो जब बोर्ड्स में लिखोगे तो सारे स्टेप्स प्रॉपर लिखना, सारे रीजंस प्रॉपर लिखना, कि किसी भी वजह से आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, आपके कोई भी मार्क्स लूज ना हो जाए। ठीक है, तो एक एक चीज प्रॉपर लिखनी है। लास्ट में बच्चों क्या करना है, यहां पे लास्ट में बस आपको लिखना है हाफ ट्वाइस ऑफ ए क्यू, और ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या बचा ए क्यू, विच इज एलएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आगे समझ में सबके। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे भी बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो एमसीक्यू में ये कैसे आ सकता है क्वेश्चन। सपोज करो कि क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर गिवन है, इन्होंने आपको पेरीमीटर दे दिया कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 30 सेंटीमीटर, तो कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए क्यू। ये पूछेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। बेसिकली ये आपसे ए क्यू नहीं पूछेंगे, पूछेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल और टेंजेंट का जो यहां पे रिलेशन है, दैट इज टेंजेंट इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो आपको अगर टेंजेंट पता लगाना है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 30 विच इज 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अगर ये प्रूफ आपको याद है तो ये एमसीक्यू आपके लिए सेकंड्स में हो जाएगा, और अगर आपको ये प्रूफ याद नहीं है तो फिर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। सो इट इज टाइम टेकिंग। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर हमें एमसीक्यू में टाइम बहुत लग जाता है, वो इसीलिए लगता है आपको टाइम क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। जब आपकी अप्रोच क्लियर होगी एमसीक्यू की तो आपको टाइम कभी भी नहीं लगेगा। आपके 20 एमसीक्यू जो हैं वो 20 मिनट में खत्म हो सकते हैं, जिसके लिए हम आपको 40 मिनट्स देते हैं, राइट। तो आपको अगर टाइमली खत्म कर रहे हैं अपने एमसीक्यूज तो आपको सारे एमसीक्यूज के लिए आपकी अप्रोच और आपकी नॉलेज बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आ रहा है यहां तक समझ में, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबने देखा हुआ है रोम्बस वाला क्वेश्चन। बोलो मेरे बच्चों, ये रोम्बस वाला क्वेश्चन याद है, भूले तो नहीं। क्या आ सकता है ये 2025 में, बोलो भाई, है इसकी उम्मीद, बताओ भाई। इस क्वेश्चन को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके हम इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि 2025 को 10 मार्च को ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल सकता है। और ये सारे टीचर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है जी, तो क्या करना है भैया, आगे बताओ। इस क्वेश्चन में हम करेंगे एक बात और गिवन है बच्चों, पैरेललोग्राम गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होने की वजह से आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है मेरा, तो दोबारा बना दूं। दोबारा बनाया तो ये डायग्राम अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं भाई। देखो ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है, इस सर्कल में ये आया पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आ गया पैरेललोग्राम, अब थोड़ा बेटर बना है भाई, अच्छा तारीफ कर दिया करो जरा। ए बी सी डी, ठीक है, इसमें हमारे जो पॉइंट्स टच हो रहे पीओसी हैं, दैट इज पी क्यू आर एस। क्या है बच्चों, पी क्यू आर एस। अब इसमें क्या करेंगे, गिवन क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम। बोलो बच्चों, गिवन क्या है, पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, जिसका मतलब ये होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम देने का रीजन क्या है, क्यों दिया इन्होंने पैरेललोग्राम, इसीलिए दिया क्योंकि ऑपोजिट साइड्स को क्या कर देंगे हम, इक्वल। ठीक है भाई, और क्यों प्रूफ में कह रहे हैं कि रोम्बस प्रूफ करो, रोम्बस प्रूफ करो, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब मेरे बच्चों, रोम्बस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो। 8th क्या, 9th क्या, 10th क्या, रोम्बस पीछा नहीं छोड़ रहा तुम्हारा। रोम्बस हमारे रॉकी भाई होते हैं, मैंने आपको बताया था
ये जो रोम्बस होता है टेढ़ा होता है। कैसा होता है ये? टेढ़ा। इसीलिए हम रोम्बस को क्या बोलते हैं? रॉकी। क्लास 9 में आपको सिखा दिया था मैंने। तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। इसका बेस्ट पार्ट क्या है रॉकी का? ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो जब सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऑपोजिट एंगल्स का सम आ जाए बराबर। ठीक है, चलिए इसका प्रूव करते हैं। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, आपका मेजर टास्क क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स को लेना। क्या है बच्चों? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स को लेना। हमने सबसे पहले ले लिया एपी किसके इक्वल है? एएस के। ठीक है, सबको पता है एपी किसके इक्वल हो गया? एएस के। इसके बाद बीपी, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैं BQ इक्वल टू BP भी लिख सकता था, बट मैंने नहीं लिखा क्योंकि P के नीचे P, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CQ इक्वल टू CR, ये CQ हो गया, ये CR हो गया। आप समझ गए ना स्ट्रैटेजी? Q के नीचे Q, बात समझ में आ गई। ऐसे ही DR इक्वल्स टू DS, तो DR इक्वल टू DS यहां आ जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम सबको क्या कर देंगे? ऐड। क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। एक गलती है जिसकी वजह से मेरे नंबर कट सकते हैं, बताओ क्या? क्या गलती करी मैंने यहां पे जो मेरे नंबर कट सकते हैं? मुझे सॉल्यूशन पूरा आता है बट मुझे जल्दी है क्वेश्चंस करने की, तो मेरे मार्क्स कट सकते हैं यहां पर। क्या गलती है बताओ? मैंने यहां पर रीजन नहीं लिखा। भैया आपको अगर ये बात लाइटली लग रही हो तो ये से बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, रीजन लिखना कंपलसरी है। तो आप लिखोगे यहां पर टेंजेंट फ्रॉम ए बी सी और डी, और बोर्ड्स में इतना सुंदर डिजाइन बना के मत आना, प्रॉपर लिखना टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम सी, टेंजेंट फ्रॉम डी। ठीक है, इतना सुंदर डिजाइन बनाओगे तो नंबर कहीं ज्यादा ना दे दे टीचर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे भाई? अब इसे ऐड कर दो भाई। एपी और बीपी, एपी और बीपी बन गया एबी, सीआर और डीआर बन गया सीडी, और एएस और बीक्यू मिल गया, एएस और डीएस मिलके बन गया एडी, और बीक्यू और सीक्यू मिलके क्या बन गया? बीसी। ठीक है जी, ये भी एक क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो ये भी एक क्वेश्चन है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं लिया, पर ये भी एक क्वेश्चन है। उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ज्यादा कि वहां पर पैरेललोग्राम ना कह के क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहा जाता है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। और वहां पे प्रूफ में रोम्बस नहीं होता, वहां प्रूफ यही होता है AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल हमें रोम्बस के लिए आगे बढ़ना है बच्चों, तो रोम्बस के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें यहां पर? अब पैरेललोग्राम की सहायता ले लो। क्या सहायता लेंगे पैरेललोग्राम की? पैरेललोग्राम की ये सहायता लेंगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब AB किसके इक्वल हो जाएगा? CD के, और AD किसके इक्वल हो जाएगा? BC के। ये बात समझ में आ गई सबके? तो अब CD की जगह कौन आ जाएगा? CD की जगह आ जाएगा AB, AD की जगह AD, और BC की जगह कौन आ जाएगा भैया? कौन आ जाएगा? AD। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AB, ट्वाइस ऑफ AD, और 2 से 2 कैंसिल, और AB किसके इक्वल हो गया? AD के। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया बच्चों? AB इक्वल्स टू AD। अब AB अगर AD के इक्वल हो जाएगा तो एडजेसेंट साइड्स, आप देखो डायग्राम में AB, ये देखो जरा ध्यान से, AB, ये देखो AB इज इक्वल टू AD। अगर AB और AD बराबर हो गए, तो अगर AB बराबर हो गया CD के, AD बराबर हो गया BC के, तो चारों की चारों साइड्स क्या हो गई बच्चों? बराबर हो गई, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? रोम्बस। क्या बन जाएगा बच्चों? ये रोम्बस। आ रहा है सबके समझ में? क्या बन जाएगा ये? रोम्बस। आप लास्ट में लिख दोगे हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल, AB BC CD DA आर इक्वल, तो ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या हो गया? रोम्बस। हेंस प्रूव्ड। ये बात समझ में आ गई सबके? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो मैं फिर सबसे बोल रहा हूं, मैं कभी भी इस चीज के फेवर में नहीं होता कि आप कोई शॉर्टकट करो, आप कोई PYQs करो, या आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। आप सब कुछ करो, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर में आपका टाइम सेव हो जाएगा। जब आप इन्हें देखोगे तो फटाफट से इन्हें सॉल्व कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, बाकी सब कुछ करना है, सब कुछ। टाइम बहुत है आपके पास, जितने भी टफ चैप्टर्स हैं उसमें एक एक चीज दोबारा से रिकॉल जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ।
अब ये क्वेश्चन आप सबको याद आ गया होगा, ये एनसीईआरटी में भी है, बोलो है या नहीं है एनसीईआरटी में क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन करना है, डायग्राम गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में भी, तो क्या करेंगे भाई डायग्राम के लिए, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू। अगर हम यहां पे दो टेंजेंट्स लेते हैं टीपी और टी क्यू, ठीक है, तो ये आ गया टीपी, ये आ गया टी क्यू, टीपी टी क्यू, दिस इज ओ, राइट। प्रूफ क्या करना है, पीटी क्यू, ये रहा पीटी क्यू, और क्या करना है ओपी क्यू, ये आ गया ओपी क्यू, दिख रहा है भाई ओपी क्यू और पीटी क्यू इनको हमें करना है प्रूफ। आसान कर सकते हो थोड़ा सा, कैसे, इसको लेट कर लो y, इसको लेट कर लो x, तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एंगल y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल x, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये y हो गया ये x हो गया, ठीक है। एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं इस क्वेश्चन को करने की। स्ट्रैटेजी ये है बच्चों, अगर यहां पर बच्चों ये दोनों इक्वल होंगे, सबको पता है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। मजा आ रहा है पहले बताओ करने में क्वेश्चंस को, आ रहा है मजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा, जरूर फंसेगा कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। मेहनत कर रहे हो जरूर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। ये दोनों टेंजेंट्स बराबर हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये दोनों टेंजेंट्स बराबर हैं, बोलो बेटा जी। जब ये दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे तो ये जो एंगल्स होंगे ये वाला, ये ए और ये भी ए, ये भी हो जाएगा ए और ए, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबको ये बात मालूम है कि जब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। इसके बाद अब इस ट्रायंगल में हमें क्या करना चाहिए, अब इस ट्रायंगल में हमें क्या करना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और फिर ये सॉल्व होगा आगे। तो हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली कि पहले टेंजेंट्स, फिर ऑपोजिट एंगल्स, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये 90 हो रहा है, x प्लस ए का रिलेशन क्या है 90। चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले आपने लिखा टीपी इक्वल टू टी क्यू, रीजन दे दिया भाई टेंजेंट फ्रॉम टी, ठीक है, आपने लिख दिया टेंजेंट फ्रॉम टी, जिसकी वजह से एंगल्स भी इक्वल हो गए। टीपी क्यू इज इक्वल्स टू टी क्यू पी, ये भी आ गया ए, इसको मैंने ए लेट कर लिया और इसका रीजन ले दिया एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बात सबके समझ में आ गई मेरे बच्चों, कोई डाउट यहां तक, कोई कंफ्यूजन? अब ये दोनों हो गए। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल टीपी क्यू, हमने क्या यूज करा टीपी क्यू में, एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज y, दिस इज a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस y, तो a इज इक्वल्स टू 180 माइनस y अपॉन 2, तो बच्चों आ गया 90 माइनस y बाई 2, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो 180 अपॉन 2 हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा माइनस का y बाई 2। सो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्या करेंगे अब हम, इसके बाद ये देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो इसको, ये बन रहा है थ्योरम नंबर 1। देखो ध्यान से देखो, ये आपकी टेंजेंट, ये रेडियस, और इनके बीच में ये आ गया आपका 90 डिग्री, तो कौन सी थ्योरम हो गई ये हो गई थ्योरम नंबर 1, ठीक है। तो इसके लिए हमने लिख दिया डायरेक्ट एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन लिख दिया थ्योरम नंबर 1। भैया अब एग्जाम में बोर्ड्स में थ्योरम नंबर 1 मत लिख के आना, एक छोटी सी स्टेटमेंट है वो ही पूरी लिखना, ठीक है। तो यहां पर आ गया अब x प्लस ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 2। अब देखो मैंने यहां पर भी a को सब्जेक्ट बनाया और यहां पर भी मैं a को सब्जेक्ट बना रहा हूं, मतलब 90 माइनस एक्स लिख रहा हूं। तो ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या मेरी कोई प्रॉब्लम है a से, मेरी कोई दुश्मनी है a से? मेरी a से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, a से मेरी बिल्कुल भी कोई दुश्मनी नहीं है, a तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, a फॉर आकांक्षा मैम, ठीक है। तो इसलिए a से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कभी होगी, सॉरी अगर किसी को बुरा लग गया हो तो। ए से कोई दुश्मनी नहीं है, बस ए मेरे काम का नहीं है यहां पर, क्योंकि मुझे प्रूफ में क्या चाहिए, y और 2x, मुझे y और 2x चाहिए, तो मैं a को क्या करूंगा, यहां से हटा दूंगा, आराम से हटा दूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा 90 माइनस y बाई 2, और यहां आ जाएगा 90 माइनस एक्स, दोनों 90 से 90 कैंसिल, माइनस का y बाई 2, माइनस का x, माइनस से माइनस भी कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 2x। क्या आ गया बच्चों, y इज इक्वल्स टू 2x, ऊपर क्या लिखा है, y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो यहां पर अब आप लास्ट में ऐसे मत छोड़ना y इक्वल टू 2x, आप लास्ट में प्रॉपर लिख देना कि एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ, हेंस प्रूव, ठीक है। टीचर भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था,
इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें भैया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिल सकता है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो क्या स्ट्रैटेजी थी, एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी और एक बार 90 डिग्री का थ्योरम नंबर 1, और दोनों में हमने किसको इक्वेट करा, जो हमारे काम का नहीं था, दैट इज ए। देखो मैं फिर बार बार बोलता हूं, ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ज्योमेट्री के चैप्टर्स में आती है, ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, ठीक है, और इनके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए फंस जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा टीपी वाला क्वेश्चन। हमने इसका नाम क्या रखा था, याद है आप लोगों को, हमने जब मेन क्लासेस में आपको पढ़ाया था इसका नाम रखा था टीपी वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत लेंदी है, बट इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स भी याद रहने चाहिए, ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। कहता है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कितनी कॉर्ड की लेंथ है, 8। कितनी लेंथ है बच्चों, 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड की लेंथ है, और सर्कल की रेडियस कितनी है, 5। द टेंजेंट ऑफ P and Q एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। आपको लेंथ ऑफ क्या बताना है, TP। अब TP की लेंथ निकालने के लिए पहले हमने एक सर्कल ले लिया। इस सर्कल में यहां से एक टेंजेंट ये आ रहा है, एक टेंजेंट ये वाला आ रहा है, ठीक है बच्चों। यहां पर आपको ये PO नहीं होगा, आई थिंक PQ होगा, है ना, PQ होगा, ये PO नहीं होगा, वो तो ये है ना, PQ होगा, ये से PQ कर लेंगे हम। तो ये PQ हो गया हमारा कॉर्ड। PQ क्या हो गया बच्चों, कॉर्ड ऑफ रेडियस 5। रेडियस कितनी है बच्चों, 5, ठीक है। ये आ रहा है, दिस इज T, है ना, TP। ये T पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा। अच्छा बच्चों, यहां पर एक चीज अंडरस्टूड होती है, वो आपको जरा ध्यान रखनी है। ये पॉइंट R ले लेते हैं इनका, वो ये ध्यान रखनी है, वी नो दैट OT इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। OT इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। इसका वैसे तो पूरा प्रूफ है, ठीक है। अब इसका प्रूफ करने में बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मेरे ख्याल से इसके प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप वी नो डैट करके, ठीक है। और अगर करना भी चाहो तो इसमें एक बार SSS का यूज होगा, एक बार साइड एंगल साइड का यूज होगा, तो उससे ये आ जाएगा कि ये इसके इक्वल होगा भैया, और ये 90 होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यही मतलब होगा कि PR इज इक्वल टू RQ एंड दे आर परपेंडिकुलर, मतलब OT इज परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमें कितना दे रखा है, PR हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, सॉरी PR नहीं, PQ कितना दे रखा है, PQ कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो PR RQ इज हाफ ऑफ PQ विच इज हाफ ऑफ 8, तो ये कितना आ गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर। तो PR आ गया 4, ठीक है जी, ये PR आ गया 4, यहां हमने लिख दिया 4, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, जिसमें ये 4 है, ये 5 है, तो ऑटोमेटिकली 3 हो गया, मतलब लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली काम नहीं चलेगा। आप लिखोगे इन ट्राइंगल POR, और क्या यूज करा आपने, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो जिसकी वजह से आप लिखोगे PO स्क्वायर PR स्क्वायर RO स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसमें पाइथागोरस का यूज होगा कम से कम 3 बार। कितनी बार यूज होगा इसका, 3 बार यूज होगा। तो आपको RO की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। 25 माइनस 16, 9 का रूट करा 3। अब आगे जब बढ़ते हैं तो इस TR को आप ले लो X, ठीक है, लेट कर लो, लेट TR बी X, ठीक है। तो OT कितना हो गया बेटा, OT ये पूरा का पूरा OT कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया ये बच्चों, जल्दी से बता दो, X प्लस 3। क्या हो गया ये, X प्लस 3। अब ये सब चीजें हमारे काम आने वाली हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ट्राइंगल का, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये वाला ट्राइंगल है। देख रहा है सबको, क्यों है मेरा ये टारगेट है क्यों, मैं कोई भी चीज रटाना नहीं चाहता आपको, मैं चाहता हूं कि लॉजिकली समझो आप कि ये क्यों है लॉजिकली। ये इसलिए है बच्चों क्योंकि मुझे जरूरत किसकी है, टीपी की। किसकी जरूरत है मुझे, टीपी की। तो टीपी मुझे किस में दिख रहा है, टीआरपी में। किस में दिख रहा है बच्चों, टीआरपी में। तो हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, टीआरपी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टीआर स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है यहां पर। तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, टीआर की जगह क्या आ जाएगा, टीआर की जगह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और पीआर की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप 1 मान के यहां छोड़ दो।
इसके बाद दोबारा आप लोगे कौन सा ट्राइंगल जिसमें फिर से हमें क्या मिल रहा हो, फिर से हमें क्या मिल रहा हो, टीपी। तो वो है ये वाला ट्राइंगल टीपीओ, ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला दिख रहा है सबको, ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें फिर से हमें टीपी दिख रहा है। तो इस बार हमें फिर से क्या यूज करना पड़ेगा, टीपीओ में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। और इस बार 90 कौन है, 90 है टीपीओ। और रीजन क्या है बेटा 90 होने का, सबको मालूम है। रीजन इसका क्या लिखोगे, थ्योरम नंबर 1। क्यों 90 हुआ ये बात तो भैया सबको बतानी पड़ेगी, आपको छुपा नहीं सकते आप ये बात कि आप छुपा लो कि भैया 90 कैसे हो गया। बताओ भाई, क्या छुपा सकते हो ये बात, नहीं छुपा सकते। आपको बताना पड़ेगा कि ये 90 क्यों हुआ है, और ये 90 इसलिए हुआ है क्योंकि थ्योरम 1 का यूज हुआ है। और हम सब जानते हैं कि 90 के सामने वाली साइड बड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, बाकी की दो साइड्स क्या हो गई, परपेंडिकुलर और बेस, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर प्लस 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 ओपी का स्क्वायर। भैया कैलकुलेशन बहुत है इसमें, इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना। जल्दबाजी करोगे तो गलती होने के चांसेस इस वाले क्वेश्चन में हैं। वैसे मेरे मानने में अगर आप देखो तो अभी तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है। खतरनाक इन दैट सेंस कि कैलकुलेशन, पाइथागोरस थोड़ा मैनेज करने वाला क्वेश्चन है। तो इसकी प्रैक्टिस जरा 2-3 बार कर लेना। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहां पर टीपी है, यहां एक्स है, यहां पर भी एक्स है, यहां टीपी है, और हमें निकालना क्या है, टीपी। जनरली इन सच क्वेश्चंस व्हाट वी डू, हम एक्स को इक्वेट करते हैं, तो हमारे काम का नहीं होता है। बट इन दिस क्वेश्चन वी इक्वेट फॉर टीपी स्क्वायर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर एंड दिस इज टीपी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आ रही है मेरी बात समझ में सबको बच्चों, बोलो भाई। तो टीपी स्क्वायर के लिए दोनों को कर दो इक्वेट, इक्वेट फॉर टीपी स्क्वायर, इक्वेट 1 and 2 फॉर टीपी स्क्वायर। तो यहां पे रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 16, और यहां पे रिजल्ट क्या आया, जरा ओपन कर दो भाई, एक्स स्क्वायर 6x 9 माइनस 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 16, और ये बचा भैया 6x, और ये कितना आया माइनस का 16, उधर जाके हो गया 32, 6x मतलब x की वैल्यू आ गई 32/6 विच इज 16/3 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। कितनी वैल्यू आ गई, 16/3। क्या ये आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। इतना करोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। है तो 5 मार्क का क्वेश्चन, क्या समझ रहे हो आप इस क्वेश्चन को, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन डी में गिरेगा, अगर गिरेगा तो 5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। इसीलिए सारी चीज प्रॉपर लिखना। टीचर जब इसके सॉल्यूशन को देखे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, खुशी है। ठीक है, उसे अच्छा लगना चाहिए कि कितने बढ़िया बच्चे हैं जो इतना साफ सूफ एक एक चीज बता रहे हैं, रीजन लिख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी टीपी स्क्वायर निकालना है, तो इक्वेशन 1 की हेल्प ले लो। नाउ इन इक्वेशन 1 में मेरे पास है टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। एक्स मेरे पास आ चुका है 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, 256/3, 16/9, और ये आ गया 9। ये टोटल आ जाएगा भैया 400। ठीक है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, किसका स्क्वायर रूट बच्चों, 400/9 का। जरा ध्यान से देख लो इसको। तो हमें यहां पे टीपी की वैल्यू मिल जाएगी रूट ऑफ 400/9 विच इज 20/3 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्वेश्चन इतनी बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो कि अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो तुम्हें इसकी वैल्यूज तक याद रहे, 16/3 और 20/3 सेंटीमीटर, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा बनती है, 2-3 बार कर लोगे तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। आया सबके समझ में। तो 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस चैप्टर के, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। सारे बच्चे गेस भी कर सकते हैं अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, पैरेलल लाइंस वाला। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन आप सबको ध्यान होगा, इसमें डीएफई को 90 प्रूव करना है। ठीक है, किसको प्रूव करना है, डीएफई को 90। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक बनता है, वाटर ब्रेक। तब तक आप क्वेश्चन को जरा ढंग से रिकॉल करो। बहुत मुश्किल है भाई, आज माइक कभी फटा जा रहा होगा।
हाँ भाई, पढ़ा क्वेश्चन ये वाला? कैसा लगा ये क्वेश्चन? इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे बढ़िया बात क्या है बच्चों, सबसे बढ़िया बात यह है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है सारे टीचर्स का, बहुत बार आया है एग्जाम में, शायद 2025 में भी आ जाए। ठीक है, किस्मत होगी तो जरूर आएगा, किस्मत नहीं होगी तो कुछ और आएगा, और वो भी हम कर देंगे। डरते तो हम किसी चीज से हैं ही नहीं, जानते हो ना ये बात आप लोग बेटा, हम किसी चीज से नहीं डरते हैं, हम हर चीज की प्रिपरेशन करके जाते हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं लगता। नया क्वेश्चन आए, पुराना क्वेश्चन आए, कहीं से क्वेश्चन आए, हमें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है और हम आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब बताओ भाई, जब अगर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो कोइंटीर एंगल्स का यूज हो सकता है ना बच्चों? कोइंटीर एंगल्स का यूज हो सकता है। ये सर्कल है, ये एक लाइन पैरेलल जा रही है, ठीक है, एक और लाइन पैरेलल जा रही है, और ये यहां पर इसको कट करते हुए जा रही है एट पॉइंट सी। ठीक है, ये हो गई लाइन एल, दिस लाइन इज एम, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका एफ। ठीक है, अब आप जब इसको ज्वाइन कर रहे हो और इसको ज्वाइन कर रहे हो, ये पॉइंट है आपका डी और ये वाला पॉइंट है ई। आपको प्रूव क्या करना है? डीएफई 90, डीएफई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन टफ था, पर ये क्वेश्चन मैं आप सबसे कहूंगा बहुत इजी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जरूर है एग्जाम में, जिससे आपका टाइम भी सेव हो, आप कॉन्फिडेंटली कर लो। इसमें आप क्या करोगे बच्चों, इनको ज्वाइन कर दो, ये जो है ना, ये पॉइंट आपका एफ है, तो ए एफ को ज्वाइन कर दो, सी एफ को ज्वाइन कर दो, और इधर एफ बी को ज्वाइन कर दो। तो ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, इनको सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों? सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है आपने? इनको करना है आपने कॉन्ग्रेंट। क्या करना है बच्चों? कॉन्ग्रेंट। कैसे होंगे कॉन्ग्रेंट? ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों इक्वल, ये रेडियस इक्वल, और ये हो गई जी कॉमन। क्राइटेरिया कौन सा हो गया? एस एस एस। क्या लिख पाएंगे आप ये सब कुछ? इन ट्राइंगल एडीएफ एंड ट्राइंगल एडीएफ एंड सीएफडी, एडीएफ एंड सीडीएफ लिख दो। ठीक है, एस 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 से हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। अब मैं कॉन्ग्रेंट वाली चीज नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हम बहुत बार पहले भी लिख चुके हैं, हम सीधा टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये आ गया एक्स, ये भी आ गया एक्स, क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो सीपीसीडी से दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एडीएफ बच्चों, एडीएफ इज इक्वल टू सीडीएफ, मानते हो इस बात को? एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया बच्चों? एक्स के इक्वल हो गया। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला वाई वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली नीचे वाले जो एंगल्स हैं, सिमिलरली जो नीचे वाले एंगल हैं बीईएफ इज इक्वल्स टू सीईएफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वाई वाई। ये दोनों एक्स एक्स, ये दोनों वाई वाई। और अब क्या होगा बेटा? ये 2x और 2y, आप लिखोगे L पैरेलल टू M, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चों ये क्या आया? x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। जरा इस ट्राइंगल पे फोकस करो, DFE पे जरा ध्यान से फोकस करो, DFE पे। अगर x और y का सम, ध्यान से देखो, अगर x और y का सम 90 हो जाएगा तो ये बचा हुआ जो एंगल है इसका सम भी क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं, और इसका सम भी क्या हो जाएगा? 90। आप लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल DFE, है ना, इन ट्राइंगल DFE x प्लस वाई प्लस DFE इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन दोनों की वजह से 90 हो गया, DFE इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बचा हुआ DFE भी जो है वो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बच्चों फाइनल आंसर आपका आ गया 90 डिग्री। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं हुई। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करा। क्या यूज करा कॉन्ग्रेंट करने के लिए? एसएसएस। फिर सीपीजीटी से ये वाला एंगल इसके बराबर कर दिया एक्स एक्स, ये वाला एंगल इसके बराबर कर दिया वाई वाई, और उसके बाद 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 कर दिया, कोइंटीर एंगल्स कर दिए, और उसके बाद x और y की वैल्यू आ गई 90, और इसको हमने दोबारा से यूज करा किसमें? इन ट्राइंगल डीएफई में। और x प्लस वाई का सम अगर 90 है तो बचा हुआ ट्राइंगल भी, बचा हुआ जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा? 90, और ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं कि इन 6 में से क्वेश्चन आता है या इसके आगे आता है। एनी डाउट?
ये DFE लिखा है बेटा, ये F है। ये थोड़ी हमारी राइटिंग जो है इस समय बहुत स्पेशल हो गई है क्योंकि हम जल्दी में है थोड़ा सा, हम चाहते हैं कि जल्दी से आपको फ्री कर दें। DFE इज इक्वल्स टू 90। ठीक है बेटा, आगे समझ में बढ़ जाए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे आज या देख रहे होंगे, देख तो नहीं रहे होंगे क्योंकि लाइव नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्डेड सेशन है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो वो इस सारे क्वेश्चंस 2-2 3-3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, और जिस चैप्टर का आपने रिवीजन करना हो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उन चैप्टर्स के भी एक 10 11 12 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं हर चैप्टर के, जो हर टीचर के इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे टीचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं वो उनकी भी वीडियोस बना के जरूर पोस्ट कर दूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड आवर्स में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया है सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यू से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आप रीड कर लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है सर्कल टचेस द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQR रिस्पेक्टिवली शो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। एक तो बात ये ध्यान की है कि एंगल कहां पे बन रहे हैं, सेंटर पे, और एक बात ये ध्यान की है, मतलब ध्यान देने वाली है कि ऑपोजिट साइड से बन रहे हैं, और तीसरी बात कि वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ये 3 इसके की पॉइंट्स हैं। क्या है बच्चों, ये इसके 3 की पॉइंट्स हैं जो इसमें काम आ रहे हैं। देखिए एक सर्कल ले लेंगे, इस सर्कल में हमारा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होना है, राइट। ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा ABCD, ये कह रहे हैं कि जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनका सम, ध्यान से देखिए बच्चों, उनका सम कह रहा है प्रूफ करो। ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का क्वेश्चन है बट करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, तो आपको ये प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, और ये जो दोनों एंगल्स हैं AOD प्लस BOC, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको शो करना है। इसके लिए बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में आप ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो। इनको ज्वाइन करने के बाद कुछ एंगल्स बन रहे हैं, कुछ क्या मतलब 8 एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बच्चों ये वाली जो लाइन होती है ना, जो यहां से आ रही है A से और O को कनेक्ट कर रही है, ये इन दोनों एंगल्स को इक्वल करती है, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट था, थ्योरम थी। थ्योरम ये थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो बेटा, तो ये वाले एंगल्स, ये वाले, ये जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होते हैं ये भी बराबर होते हैं। जो टेंजेंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन से एंगल्स इंक्लाइंड होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और ये टेंजेंट्स भी बराबर होते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं इस थ्योरम में। फिलहाल हमने यहां पे यूज कर लिया कि 1 किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 किसके इक्वल होगा, 2 के। ऐसी 3 किसके इक्वल होगा 4 के। 3 किसके इक्वल होगा 4 के। ऐसी 5 किसके इक्वल होगा 6 के। और 7 किसके इक्वल होगा 8 के। ठीक है, 7 किसके इक्वल हो गया 8 के। सब में थ्योरम वही वाली आएगी। वही वाली थ्योरम का नाम क्या है, वही वाली थ्योरम का नाम है सेंटर से पास करने वाली जो होती है वो इक्वली इंक्लाइंड होती है। ठीक है, अभी टाइम कम है इसलिए आप लिख लीजिएगा थ्योरम। ये वाली मैंने आपको बता दी कि ये वाले एंगल्स बराबर होंगे, अगर ये x है और ये y है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आगे क्या करना है भाई, आगे ये करना है कि आप इन सबको घुमा दो। क्या घुमा दो मतलब, ये पूरा अगर आप टर्न ले लो, पूरा सर्कल ले लो, तो ये सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये सारे एंगल्स का सम हो जाएगा 360 डिग्री। वही लिखना है आपको यहाँ पे, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। राइट बच्चों, जो जो चीज तुम्हारे काम की है उसे उसे रखो, बाकी चीजों को हटाते जाओ। जैसे अगर मुझे AOB और COD चाहिए, बहुत ध्यान से देखना, A और B और COD, तो बेटा AOB का मतलब 2 + 3, COD का मतलब 7 + 6, यही तो चाहिए हमें, कुछ और नहीं चाहिए। 2 + 3 और 7 + 6, सारे के सारे एंगल हटा दो। 1 को हटा दो, 1 की जगह कौन आ जाएगा 2, क्योंकि 1 और 2 बराबर है। 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, 4 चाहिए हमें, नहीं चाहिए, 4 को हटाओ, 4 की जगह आएगा 3। 5 चाहिए हमें, 5 चाहिए हमें, नहीं चाहिए, 5 की जगह कौन आएगा 6, 6 की जगह 6, 7 चाहिए हमें, चाहिए भैया 7 तो चाहिए। 8 की जगह कौन आ गया 7, 360। ये सारे के सारे जरा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे, अरे हट जा भैया कहां से आ गया, ये सारे के सारे 2 2 2 2 सब 2 2 2 हो गए। 2 कॉमन ले लिया सब में से,
तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 ये आ गया बच्चों इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7 क्या होगा भाई? 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7 देख के बता दो डायग्राम में। 2 प्लस 3 हो गया AOB, क्या हो गया बच्चों? AOB, और 6 प्लस 7 क्या हो गया? COD। बात समझ में आ गई? इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया जी प्रूफ, हो गया, आसानी से हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस ये है कि थोड़ा सा लेंदी टाइप्स का दिख रहा होगा, बट है बहुत इजी क्वेश्चन। ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया? 180 के बराबर हो गया। बचे हुए दो एंगल्स का सम भी 180 के बराबर होगा, क्योंकि सारे एंगल्स का सम अगर 360 डिग्री है तो दो का अगर 180 हो गया तो बचे दो का भी क्या हो गया? 180। तो हमें इसमें कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं है। बट अब अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, आपको बोला इन्होंने कि AOB कितना है? 60 डिग्री, तो बताओ जी COD कितना होगा? तो आप फटाफट से टिक कर देना 120 डिग्री। अब अगर आपको ये अप्रोच आती है तो ये एमसीक्यू सेकंड्स में हो जाएगा, सेकंड्स में, मतलब मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई, सेकंड्स में हो जाएगा। बट अगर आपको ये बात नहीं पता है मेरे बच्चों, तो फिर लगे रहोगे इसे करने में और शायद बाद में छूट भी सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि 3 की पॉइंट, सेंटर, ऑपोजिट साइड्स और सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन आएगा, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है भाई, और क्या बचा हमारे पास? और है इंपॉर्टेंट, अरे भैया ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पहचाना आपने इसे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हेरोन्स फॉर्मूला का यूज होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं बच्चों, अब 1 2 3 और 3, बस 3 ही बचे हैं, जिसमें लास्ट के 2 आसान है, पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से 10 मिनट की क्लास और होगी, जिसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और आपका टेंजेंट्स वाले चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छा वाला होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से एक बार आज प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका इसमें कोई डाउट ना बचे। चलो जल्दी से करते हैं वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होगा, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, क्या कह रहा है बच्चों? रेडियस है, इन सर्कल है, ट्राइंगल है, और रेडियस कितना है बच्चों? 4। कहता है द सेगमेंट इनटू विच वन ऑफ द साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, POC से डिवाइड हो रहा है 6 और 8 में। किसमें डिवाइड हो रहा है बच्चों? ये 6 और 8 में POC से। कहता है बता दो जी अदर 2 साइड्स क्या होंगी। देखने में तो बड़ा सीधा सा लगता है क्वेश्चन, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जब मैंने फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन पढ़ा था मुझे लगा था बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, बट बाय गॉड ये क्वेश्चन सबसे लेंदी क्वेश्चन है अभी तक का। ठीक है, और इसकी कहानी इतनी ज्यादा है कि इसको प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 बार करना पड़ता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एनसीईआरटी में कई बार आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। देखो मैं तुम्हें इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। पहले ये है सर्कल, ये आया ट्राइंगल, ठीक है, और ये ट्राइंगल ये यहां गया। ठीक है, ये A, ये B और ये C। ठीक है, ये हो गया P, ये Q और ये R। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? ये हमने अपने हिसाब से D, F भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसने बोला था कि वन साइड, क्या बोला था इसने बच्चों? वन साइड जो होगी इसकी, ये जो वन साइड है ये किस में डिवाइड हो रही है? POC से 6 और 8 में। तो मतलब ये 6 हो गया और ये कितना हो गया? 8। और कह रहा है बाकी की 2 साइड्स बताओ। अच्छा इतना तो अब हम पढ़ के समझ ही चुके हैं भैया कि अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा? 8। बोलो बच्चों, ये भी 8 हो गया। ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 6। मानते हो इस बात को? ये 8, ये 8, ये 6, ये 6। अब ये क्या हो गया? X और ये हो गया X। भैया जो नहीं पता होता तो X ही मानते हो, जो नहीं मालूम उसको आपने क्या मान लिया? X। ये भी X, ये भी X। पर टोटल साइड्स क्या हो गई? इफ वी टॉक अबाउट द टोटल साइड्स, तो AB, BC और AB, BC और AC। AB हो गया X प्लस 6, BC हो गया 14 और ये हो गया X प्लस 8। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में आ गए। अब जब तीनों साइड्स की बात होती है तो हमारे माइंड में कौन आता है बच्चों? हमारे माइंड में आता है हेरोन्स फॉर्मूला। क्लास 9 में खूब पढ़ा था। हेरोन्स फॉर्मूला में आते हैं सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ऐसे ही पढ़ा हम लोगों ने। बोलो जी, सारी साइड्स का सम X प्लस 6 14 X प्लस 8 अपॉन 2। ये हो गया 28 प्लस क्या भाई 28 कैसे होगा? 6 प्लस नहीं, हाँ 28 हो तो गया। 28 प्लस 2x अपॉन 2। 2 कॉमन ले लिया, 14 प्लस x अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बच्चों? x प्लस 14। सो वी हैव s,
सेमी पेरीमीटर में मिल चुका है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी और एस माइनस ए सी। ये बात समझ में आ गई। एस की जगह क्या आ गया बच्चों, एक्स प्लस 14, फिर आ गया x प्लस 14 और ए बी कितना था, यहां पे ए बी था x प्लस 6, तो माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। फिर x प्लस 14 कितना आ गया बच्चों, माइनस 14, फिर x प्लस 14 और इस बार क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस 8। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उन सबको हटा दो, ये हट गया, ये हट गया और ये भी हट गया। तो यहां पर क्या बचा बच्चों, x प्लस 14, ये बचा 8, ये बचा x और ये कितना बच गया 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया टोटल मल्टीप्लाई होके 48x x प्लस 14, ये आ गया रूट के अंदर 48x x प्लस 14। तो ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरा क्या तरीका है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के 3 टुकड़े कर दो। इसकी रेडियस कितनी थी 4, ये मैंने पहले ही मेंशन करा था, इसकी रेडियस कितनी थी 4। यहां पर अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये सारी की सारी रेडियस बच्चों 90 डिग्री पे। मानते हो इस बात को, ये सारी की सारी रेडियस किस पे बच्चों, 90 डिग्री पे, क्योंकि थ्योरम नंबर 1। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। एक ट्राइंगल बना बीओसी, एक ट्राइंगल बना एओबी और एक ट्राइंगल बना एओसी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब भैया एओबी का बेस कितना है, एओबी का है ये रहा, एओबी दिख रहा है सबको, एओबी ये ओ है, ठीक है। एओबी में बेस क्या हो गया इसका 6 प्लस एक्स, क्या हो गया बच्चों 6 प्लस एक्स, और हाइट कितनी है इसकी 4 विच इज रेडियस, हाइट कितनी हो गई 4। आगे बढ़ते हैं बीओसी में, बीओसी का बेस कितना है बच्चों 14 और हाइट कितनी है इसकी 4, ये तो कॉमन हो गई, सब में आ रही है, ये भी 4 और यहां पर कितना आ गया बेस 8 प्लस एक्स। लेंथी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। हाफ कॉमन ले लिया भैया, 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 6 14 x प्लस 8, क्या आ गया जी, ये कट के आ गया 2 और ये ऐड होके कितना आ गया 28 प्लस 2x, ये आ गया। 2 कॉमन ले लो तो बाहर हो जाएगा 4 14 प्लस एक्स। तो ये रिजल्ट बचा है बच्चों हमारे पास, ये रिजल्ट बचा है हमारे पास। अब आया ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को हमें 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 क्या करना है, इस रिजल्ट को इस वाले रिजल्ट के साथ इक्वेट करना है, ये ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है, इन दोनों को हमें क्या करना है इक्वेट करना है, और इक्वेट करने के बाद हमें क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, रूट 48x x प्लस 14 और यहां पर आ गया था हमारा 4x प्लस 14, यही था ना बच्चों, कुछ कम तो नहीं हुआ, सही है, x प्लस 14 और इधर भी क्या आ गया ये, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही टूल यूज होता है जब रूट होता है, तो ये तो रूट हट गया, 48x x प्लस 14, ये हो गया 16x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये बच्चे जनरली छोड़ देते हैं स्क्वायर, पता नहीं क्यों छोड़ते हैं बट छोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। बेटा जी ये कैंसिल हो रहा है, 3 ये भी कैंसिल हो रहा है, यहां तो बचा 3x और यहां पर क्या बचा x प्लस 14, तो ये इधर आ गया तो 2x और x कितना आ गया 7, x कितना आ गया 7। तो बेटा जी ये देखो हमें ए बी निकालना था, ए सी निकालना था, ए बी था x प्लस 6 और ए सी था x प्लस 8, ए बी ए सी एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8, एक्स अपने पास है अब, तो कितना हो गया 13 और ये कितना हो गया 15, तो आंसर आ गया 13 और 15। छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन छोटा था, क्वेश्चन नो डाउट छोटा था, बट सोल्यूशन बहुत बड़ा था। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, और इसको जरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये आज सर्कल्स की, टेंजेंट्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो शूट करी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग घर पे बैठ के आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों जी। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेशन खत्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो भी आप पढ़ना चाहें
कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा। हम उन चैप्टर्स का फटाफट से आपके लिए एक वन शॉट तैयार कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। बट फिर एक बात बोलूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी क्वेश्चंस ना करें। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस करें प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है और उनको बार बार प्रैक्टिस करो। सैंपल पेपर का भी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए हेल्प के लिए है कि आप इनको अच्छे से बार बार रिकॉल कर लें, ठीक है। अब कहता है कि ये प्रूव करो बीओ इक्वल टू 2OBC 2BC। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बोर्ड्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों बिल्कुल भी नहीं पता लग पाता कि करना क्या है, ठीक है। बस एक एंगल आ जाता है, ये DBC इज इक्वल टू 120 डिग्री। बाकी हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला ही क्वेश्चन है। बेटा ये सर्कल है, कहता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी, ये एक्सटर्नल पॉइंट बी हो गया, ठीक है। ये भी आ गया यहां पर विथ सेंटर ओ, सेंटर कितना हो गया इसका O, टू टेंजेंट्स BC एंड BD, BC और BD दे रखा है। कहता है DBC इज 120 डिग्री। बच्चों ये 120 डिग्री है, इसको ज्वाइन कर दो और ये जैसे ज्वाइन करोगे 60 डिग्री हो जाएगा। और ये तुम्हारा पॉइंट कितना हो गया C, ठीक है। ये रेडियस हो गया, बेसिकली ये रेडियस हो गया। अब आप खुद सोचो कि यहां पर एंगल की बात हो रही है। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों कि जिस क्वेश्चन में एंगल का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है बच्चों, एंगल का, तो वहां पर किसका यूज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये क्वेश्चन क्यों स्पेशल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सर्कल के साथ साथ किसका यूज हो रहा है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का। क्या ट्रिग्नोमेट्री में आती नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तो हमें बहुत अच्छे से आती है, इसलिए हमें कोई डर भी नहीं है। पर क्या होता है कि जैसे हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है बट हमें यूज कैसे करना है ये हमें सीखना है। अब आप देखो कैसे होगा ये, देखो बेटा बहुत अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है। ये 90 है, ये सबको पता है 90 है। क्यों है 90 है, थ्योरम 1 की वजह से। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, H, सबको पता है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, सबको पता है। और बची हुई साइड क्या होती है, बेस। जो मेरे को प्रूव करना है ना, उसमें कौन कौन है, OB और BC। OB कौन है, H, बहुत बढ़िया। और BC कौन है, BC है बेस। तो बेस और H की रिलेशन किस में होती है, कॉस में। सबको ये बात मालूम है। तो सबसे पहले काम CBO हो जाएगा हाफ ऑफ DBC। बच्चों हाफ ऑफ 120 कितना आ गया, ये 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल BCO में cos 60 का यूज होने वाला है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बट कॉन्सेप्ट ट्रिक आनी चाहिए। cos 60 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा BC और H हो जाएगा आपका OB, ठीक है। cos 60 मालूम है हम सबको, कितना होता है cos 60, सबको पता होगा। cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू BC अपॉन OB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, OB कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ BC, ठीक है बच्चों, ट्वाइस ऑफ BC हो गया प्रूफ। छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें मेहनत ज्यादा नहीं हुई, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है ना कि OB क्या है, BC क्या है, H है, B है, 120 का आधा करना है, cos का यूज करना है, ये थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा। चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। 10 क्वेश्चन हमारा, वैसे 11 क्वेश्चन होने चाहिए थे हमारे, तो 11 का एक शगुन हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन है, अगली बार से ध्यान रखेंगे 11 क्वेश्चन रखेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे बहुत टाइम पहले हमारी एक बुक भी हुआ करती थी, जब पूरा सिलेबस आया करता था, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बुक होती थी, पर वो बुक अब इसलिए काम में नहीं आती, सिलेबस बहुत डिलीट हो गया, ठीक है। तो अभी आप 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम चलाइए, क्या पता ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। ये 150-200 क्वेश्चन आपके में से अगर 4-5-6 क्वेश्चन हो जाए तो हमें भी शायद कोई टैग मिल जाए, लीकर ऑफ CBSE या स्पीकर ऑफ CBSE, क्या पता कोई हमारी किस्मत चल जाए और हमें कोई टैग मिल जाए, ठीक है। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी बिल्कुल, क्या करना है, R फाइंड आउट करना है। साफ साफ लिखा है बेटा, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। डायग्राम तुम्हारे सामने है, राइट एंगल बनाना है B पे, और BC और AB गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, क्या गिवन है बच्चों, BC और AB, BC और AB, ठीक है। ठीक है, ये दे रखा है। इसमें आपको एक सर्कल लेना है जो उसकी साइड्स को टच करते हुए आएगा। ये 90 होगा ही होगा, श्योर शॉट। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ठीक है। दिस पॉइंट इज O, ये और ये दे रखा है यहां पर। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि BC कितना है बच्चों, BC इज 6 सेंटीमीटर। BC कितना है 6
ए बी इज 8 सेंटीमीटर। हमें जरूरत किसकी है? एसी की। ये तो आ जाएगा बहुत आराम से। कैसे आएगा बच्चों? ये 10 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से। किससे आएगा बच्चों? एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, और ये भी आर है, और ये भी आर है। ये सब रेडियस हो गए इसके, ठीक है। थोड़ा सर्कल अच्छा सा नहीं बना है, ठीक है। ये सब क्या हो गए? रेडियस, ठीक है। आर फाइंड आउट करना है आपको। एक तो देखो वही वाला तरीका है कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। और बेस कितना ले लो आप? 6, हाइट कितनी ले लो आप? 8, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बार दोबारा से लगाओ और उसके 3 पार्ट्स कर दो, वही 3 पार्ट, एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। ये 3 पार्ट कर दो आप इसके। ये देखो एओबी ये वाला हो गया, जब आप इसे ज्वाइन करोगे ये वाला पार्ट, ये वाला एओबी, ठीक है, बीओसी और एओसी। और फिर से इनमें क्या लगा दो आप? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ एओबी का बेस कितना हो जाएगा बच्चों? 8, हाइट हो जाएगी आर जो हमें नहीं मालूम है। बीसी का बेस कितना हो जाएगा? 6, हाइट हो जाएगी आर जो हमें नहीं मालूम है। और इसका बेस हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया था। ये कैसे निकाला था हमने? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है बेटा जी। ये यहां से यहां रख दो 24, ये 24 आ गया, यहां पे हाफ कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, अंदर बचा 8, 6 और 10। 8, 6 और 10 का सम होता है जी 24, है ना? 24 ही तो होता है। 8 और 6 14, 14 प्लस 10 24। 24 से ये 24 कट गया, तो आर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो ये तरीका है इसको करने का, ठीक है। ये थोड़ा लंबा मेथड है, एक इसका इजी और शॉर्टकट मेथड भी देख लो क्या है, वो भी समझ लो, बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखो अगर ये आर है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, तो समझ गए। अगर ये आर तो ये भी आर, ये भी आर, मतलब ये एक स्क्वायर बन जाएगा। मतलब बी क्यू ओ पी इज अ स्क्वायर। बी क्यू ओ पी इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, बी क्यू ओ पी, और ये सब आर आर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब अगर ये आर है और ये 6 है, तो ये कितना बचा? 6 माइनस आर। बोलो मानते हो इस बात को? अगर ये आर है, ये 6 है, तो ये कितना आया? 6 माइनस आर। ऐसे अगर ये आर है और ये 8 है, तो ये कितना आ गया? 8 माइनस आर। मानते हो? अगर ये 6 माइनस आर, तो ये भी 6 माइनस आर, और ये भी 8 माइनस आर, तो ये दोनों के दोनों ऐड होके, मतलब 8 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू व्हाट? 10। तो 14 माइनस 2r इज इक्वल टू 10। तो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 2r। 4 इज इक्वल टू 2r। तो r कितना आया? 2 सेंटीमीटर। सो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आरडी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नॉट इवन एन एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछला क्वेश्चन भी आरडी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी एडिशनली करने बहुत जरूरी है, इजी है और डिफरेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये सेशन खत्म होता है, जिसमें हमने आपके लगभग 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, वो सारे करा दिए। अब आपको क्या करना है? बस इन्हें एक बार रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है, 2-2 3-3 बार कर लेना, जो जैसा क्वेश्चन लगे टफ इजी, और आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मेरे को कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपको और कौन से चैप्टर्स का एक क्विक और इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस का चाहिए। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। और एक बात बताऊं, ये सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन बी, सी और डी में बहुत हेल्प करेंगे, जो 48 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एमसीक्यू और केस स्टडी में भी काम आते हैं। तो आपके लिए ओवरऑल ये सेशन बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। इसको अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो और सबको ये भेज दो, जिससे सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट्स हो कमेंट में जरूर बता दिएगा। गॉड ब्लेस यू, गुड लक, बाय बाय।